स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। कांग्रेस नेता और पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत की मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं। हरक सिंह के बेटे को ईडी ने जांच के लिए बुलाया। हरक के बेटे तुषित रावत से ईडी की टीम ने पूछताछ की है। वन विभाग घोटाले से संबंधित मामले में तुषित रावत को पूछताछ के लिए बुलाया गया। कॉर्बेट पार्क में घोटाला होने का आरोप लगा था और तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत ही थे। सीबीआई जांच में यह खुलासा हुआ था कि 163 पेड़ काटने की मंजूरी थी, जबकि 6,903 पेड़ काटे गए। इस मामले में सीबीआई की जांच के बाद ईडी ने भी कार्रवाई शुरू कर दी थी और गुरुवार को हरक सिंह की करीबी महिला लक्ष्मी राणा से पूछताछ हुई। हरक सिंह रावत का कहना है कि इस मामले में कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है, सिर्फ उनके खिलाफ साजिश हो रही है। ठीक है, उसमें इनके पास कुछ है नहीं, हमारे पास कोई मनी लॉन्ड्रिंग। चलो सीबीआई की जांच के आदेश तो हाईकोर्ट ने किए हैं, वहां क्या मनी लॉन्ड्रिंग हुई है पहले मुझे बता दो ना। कोई, मैं आज चुनौती के साथ कह रहा हूं, पाखरो टाइगर सफारी में वो 2 जनरेटर कोई चोरी तो नहीं है ना? ये पुलिस के लोग हमने दे दिए, तो वो कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं है ना? हर मंत्री के घर पर सरकारी सामान होता है। 1 रुपए का मैं कह रहा हूं कि लाख, तो 1 रुपए की कोई मनी लॉन्ड्रिंग पाखरो टाइगर सफारी में साबित कर दे तो मैं राजनीति से क्या पूरे जीवन भर सुप्रीम कोर्ट क्या सजा सुनाएगी? कोई कह दे कि हाँ ये 1 रुपया लिया आपने, लाख 10 करोड़ तो बात की बात करो, उस दिन मैं राजनीति से संन्यास क्या ले लूंगा? मैं खुद ही जेल, जिस आजीवन कारावास जेल भुगतने के लिए तैयार हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुड़की के दौरे पर रहेंगे। यहां पर नगला इमरती पहुंचे सीएम धामी का जोरदार स्वागत हुआ। बारिश के बाद भी बड़ी संख्या में लोग सीएम धामी को सुनने के लिए डटे रहे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा, राज्य में 1 लाख लखपति दीदी बन चुकी है, 1.25 लाख का टारगेट है जो कि जल्द पूरा होगा। सीएम धामी ने कहा, उनकी सरकार ने धर्मांतरण, दंगा विरोधी और नकल विरोधी कानून बनाया, लैंड जिहाद और थूक जिहाद पर बड़ी कार्रवाई की। सीएम ने कहा, ये देवभूमि है और यहाँ सभी को एकता और भाईचारे के साथ रहना होगा। कार्यक्रम में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर मौन भी रखा गया। जो लखपति दीदी योजना के अंदर राज्य के अंदर काम किया है, आज मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि पूरे प्रदेश के अंदर 1 लाख महिलाएं लखपति दीदी अभी तक बन चुकी हैं। आने वाले सालों में हमने इतना ही लक्ष्य और लिया है कि हम जल्दी से जल्दी 1.25 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। निकाय चुनाव को लेकर देहरादून से बड़ी खबर है। बीजेपी की पहली बड़ी लिस्ट आज ही आएगी। देर रात तक बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। बीजेपी ने आखिरकार अपने 90% टिकट फाइनल कर दिए हैं। नगरपालिका और नगर पंचायत की सीटों पर 4 दिन के मंथन के बाद एक राय बन गई है। हालांकि मेयर सीटों पर दिल्ली से फैसला होगा। न्यूज 18 को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि आज देर रात तक नगरपालिका, नगर पंचायत, वार्ड सभासदों की पहली लिस्ट जारी होगी। हालांकि कुछ सीटों पर अभी राय नहीं बन पाई है। ऐसी सीटों पर नामों का ऐलान शनिवार को हो सकता है। उनका है अपना निगम का, वो राष्ट्र केंद्र नेतृत्व को भेज रहे हैं। हमारे कुछ प्रत्याशी आज कुछ कल में के अंदर सभी प्रत्याशी घोषित कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, निर्णय में समाधान में चर्चाएं होती है और चर्चा के आधार पर पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा बन गया, लगभग सब में सहमति बन चुकी है। तो ये माने सर कि आज पहली सूची जारी हो जाएगी? आज संभावना है रात तक। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परामर्श करने के बाद आज हम लोग अधिकांश नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष के पदों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। और इसी के साथ ही हमने निगमों के पार्षदों के लिए, नगर पालिका, नगर पंचायत के सदस्यों के लिए भी नामों को तय किया है। ऋषिकेश में बीजेपी के मेयर के टिकट को लेकर कई खींचतान दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक दौड़ में नया नाम जुड़ गया है। जागर सम्राट प्रीतम भरतवाड़ बीजेपी से टिकट के इच्छुक बताए जा रहे हैं। ऋषिकेश सीट एससी के लिए रिजर्व है और इस बीच 3 नेताओं ने मेयर के लिए फॉर्म खरीदे हैं। 4 सेट बीजेपी के प्रबल दावेदार शंभू पासवान ने खरीदे हैं।
एक तरफ तो बीजेपी के टिकट फाइनल हो गए हैं, दूसरी तरफ पार्टी नेताओं की बयानबाजी रुक नहीं रही है और इस बार विधायक अरविंद पांडे के बयान से खलबली मच गई है। जबकि पिछले कुछ वक्त में बीजेपी के एक के बाद एक 3 विधायकों की सार्वजनिक बयानबाजी पर अब कांग्रेस जमकर चुटकी ले रही है। देखिए रिपोर्ट। और कुछ भाग्य की बदौलत भारतीय जनता पार्टी तो कुछ ऐसे लोगों ने कब्जा कर लिया पदों पे। ये हैं बीजेपी के गदरपुर से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, जो अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं के बीच नगर पंचायत कूलर भोज को ओबीसी आरक्षित किए जाने को लेकर पार्टी नेताओं को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। गदरपुर से अरविंद पांडे का ये वीडियो हाथों हाथ वायरल हो गया। इससे पहले विकास नगर पालिका को एसटी रिजर्व करने को लेकर पार्टी विधायक मुन्ना सिंह चौहान और कोटद्वार नगर निगम मेयर कैंडिडेट को लेकर लैंसडॉन विधायक दिलीप रावत भी सार्वजनिक बयानबाजी कर चुके हैं। बीजेपी के अंदर मचे इस घमासान पर कांग्रेस चटखारे ले रही है। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि कांग्रेस के अंदर 70 सालों में उतनी गुटबाजी नहीं हुई, बीजेपी के अंदर पिछले 10 सालों में जितनी गुटबाजी सामने आ गई। मतलब जितनी गुटबाजी, जितना मतलब सुबह सुबह एक दूसरे को वो करना और सारी जो बुराइयां, मैं एक बहुत कई बार मैं कहता हूं कांग्रेस में 70 साल सत्ता में रहने के बाद जो बुराइयां नहीं आई हैं वो इनमें 10 साल में आ गई हैं। निकाय चुनाव के बीच अपने ही घर में मचे घमासान से बीजेपी खासी असहज है। अरविंद पांडे के ताजा बयान पर बोलने से कमोबेश उसके सभी बड़े नेता कन्नी काट रहे हैं। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि उन्होंने किस संदर्भ में ये बयान दिया, पार्टी मामले में जानकारी जुटा रही है। देखिए, उन्होंने किस संदर्भ में इस बात को बोला होगा वो विस्तार से तो वही इस बात को बता सकते हैं, लेकिन जो मीडिया के माध्यम से जानकारी आ रही है उसने पार्टी ने उसका संज्ञान लिया है और कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई कितना बड़ा हो चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, सभी को भारतीय जनता पार्टी की जो अनुशासन है उस दायरे में रहना चाहिए। अनुशासन का नारा देने वाली बीजेपी का अनुशासन सरेआम तार तार हो रहा है, वो भी ऐसे समय में जब पार्टी निकाय चुनाव में उलझी पड़ी हो। उलझी कांग्रेस भी है, फर्क सिर्फ इतना है कि उसे बैठे बिठाए बीजेपी के खिलाफ मुद्दे मिल रहे हैं जिनकी कोई सटीक काट कम से कम फिलहाल तो बीजेपी के पास नहीं है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। नेता विपक्ष यशपाल आर्य के घर पर निकाय चुनाव को लेकर मीटिंग हुई है। बैठक में अलग अलग निकायों में उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की गई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता विपक्ष यशपाल आर्य, सीनियर नेता गणेश कोतियाल, प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत, भुवन कापड़ी और सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा शामिल हुए हैं। कांग्रेस नेता रणजीत रावत का कहना है कि जिस बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए पूरा सिस्टम लगाया है उनके भी लिस्ट नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि जैसे बीजेपी की लिस्ट आएगी कांग्रेस की भी लिस्ट आ जाएगी। माना यह जा रहा है कि शनिवार को पहले लिस्ट आ सकती है। उन्होंने ये चुनाव की तैयारी कराई है सरकार में रह के, अपने कार्यकर्ताओं अपने नेताओं के साथ जो है निकाय डायरेक्टर की और सचिवों की बैठक कराई है, डेट तय कराई है नॉमिनेशन से लेके उड्डौल तक की, और उनकी लिस्ट अभी तक नहीं आई हुई, इतने घबराए हुए हैं। तो हम भी राजनीति में हैं और उनसे पुराने मजे हुए खिलाड़ी हैं, तो देख रहे हैं उनकी लिस्ट आ जाने तो हमारी तत्काल आ जाएगी। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कांग्रेस शनिवार से उत्तराखंड में हो रहे नगर निगम चुनाव के लिए टिकट बांटने स्टार्ट कर देगी। लेकिन पार्टी में सबसे बड़ा पेच बड़े नगर निगम को लेकर फंसा हुआ है, जहां पूर्व विधायक और सिटिंग विधायक अपने खेमे के कैंडिडेट को टिकट देने पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस में 4 दिन से निकाय चुनाव के लिए मंथन चल रहा है। नगर पालिका और नगर पंचायत में ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन असल पेंच नगर निगमों में फंसा है। ज्यादातर नगर निगमों में कांग्रेस के मौजूदा और पूर्व विधायक अपना मजबूत दखल चाहते हैं, जबकि सामने से खड़ा दावेदार उनके मुताबिक फिट नहीं बैठ रहा। पिथौरागढ़, हल्द्वानी, अल्मोड़ा वो मेयर सीटें हैं जहां इस वक्त कांग्रेस के विधायक हैं जो अपने चहेते चेहरे को उम्मीदवार चाहते हैं। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी में जहां विधायक सुमित हृदयेश हैं, वहीं कांग्रेस के ज्यादातर नेता ललित जोशी के पक्ष में हैं। वहीं बिना दावेदारी के दीपक बलियूटिया का नाम भी चर्चाओं में है।
जबकि एक अन्य दावेदार अखिल भंडारी की भी चर्चा है। 100 पार्षदों वाले देहरादून नगर निगम में पार्टी को मजबूत दावेदार नहीं मिल रहा। जहां वीरेंद्र पोखरियाल, नवीन जोशी का नाम चर्चा में है। कुछ नेता चुनाव लड़ने से पहले ही कन्नी काट चुके हैं। वहीं रुड़की नगर निगम के लिए जहां 1-2 सीनियर यशपाल राणा के पक्ष में है, जबकि यशपाल राणा विधायक और मेयर का चुनाव पहले लड़ चुके हैं, तो ज्यादातर बड़े नेता पहली बार दावेदारी कर रही पूजा गुप्ता के पक्ष में है। कोटद्वार में सामान्य सीट पर पूर्व मंत्री और विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी का मजबूत दखल है। महिला सीट पर उनकी पत्नी ही यहाँ मेयर रही, तो रंजना रावत, चंद्रमोहन खरकवाल भी दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन पार्टी सुरेंद्र सिंह नेगी के आगे नहीं जाना चाहती। हरिद्वार में ओबीसी महिला सीट होने से पार्टी के लिए उम्मीदवार चुनना टेंशन बना हुआ है। ऐसे में कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं होने से एक राय नहीं बन पा रही। अलग अलग राय निश्चित ही आती है और उसको फिर मेकअप कर लिया जाता है, कोशिश की जाएगी और जो पार्टी हित में होगा आपको यकीन दिला रहे हैं कि निर्णय वही होगा। आपने कोटद्वार की बात कही है, आपने पिथौरागढ़ के लिए कहा है, वहां पर भी विचार विमर्श हो रहा है। जो हमारे स्थानीय नेता हैं, जो हमारे माननीय विधायक हैं, उनसे भी लगातार हम संपर्क में हैं। एक सहमति, एक आम राय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस में चुनाव कोई भी हो, बड़े नेताओं और विधायकों का पूरा दखल होता है। ऐसे में मेयर उम्मीदवारों को लेकर विधायकों की हाँ और ना अहम है, तो नए दावेदार दबी जुबान में सवाल उठा रहे हैं कि अगर फैसले विधायकों के हिसाब से होंगे तो सालों से पार्टी का झंडा डंडा उठाने वालों का क्या होगा। तो क्या मेयर उम्मीदवारों पर पार्टी में मतभेद और मनभेद चल रहा है? ऐसा कोई मतभेद और मनभेद नहीं है। देखिए, जो स्थानीय लीडरशिप है हमारी, उस स्थानीय लीडरशिप से जो है हम संवाद स्थापित कर रहे हैं और उनको विश्वास में लेकर के हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम चर्चा होती है, चर्चा तो जरूरी है, होनी भी चाहिए, चर्चा होती है, लेकिन सब एक मत होकर के जो है फिर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मेयर की सीटों पर उम्मीदवार तय करने को कांग्रेस के मौजूदा और पूर्व विधायकों ने नाक का सवाल बनाया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार विधायकों के मुताबिक तय होते हैं या फिर पार्टी के हिसाब से। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। निकाय चुनावों में अल्मोड़ा, द्वाराहाट, सिलाकुई समेत कई निकायों के आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए चुनाव प्रक्रिया में कोई दखल दिए बिना सरकार को निर्देश दिया है कि 2 दिन के भीतर कोर्ट में जवाब दाखिल करें। वहीं हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में किसी तरह का हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सरकार ने भी कोर्ट में कहा है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए इसमें अब हस्तक्षेप ठीक नहीं। चक्राता में पर्यटकों की एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में एक लड़के की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि देहरादून से 5 युवाओं का एक दल लोखंडी घूमने के लिए पहुंचा था। इसमें 3 लड़के और 2 लड़कियां थीं। जब इनकी गाड़ी लोखंडी पहुंची तो ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी बर्फ की वजह से फिसल गई, खाई में गिर गई। घटना में एक लड़के की मौत हो गई, जबकि बाकी के जो 4 हैं उनकी हालत गंभीर है। चारों घायलों को स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद खाई से बाहर निकाला है। पहाड़ों पर बर्फ लगातार पड़ रही है और बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी का दौर जारी है। यहां भी अब तक कई इंच बर्फ गिर चुकी है और बर्फबारी अभी भी हो रही है। हालांकि अभी कपाट बंद हैं, यहां लोग नहीं रहते हैं, लेकिन सुरक्षा और अन्य ज़रूरी चीज़ों के लिए कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं। भारी ठंड का यहां सामना करना पड़ रहा है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे लगातार बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में ताजा बर्फबारी हुई। यहां सुबह से ही मौसम लगातार सर्द बना हुआ है। दोपहर बाद बर्फबारी शुरू हो गई। बड़ी संख्या में बर्फबारी का मजा लेने के लिए सैलानी पहुंचे हुए हैं। बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। हालांकि औली के स्कीइंग स्लोप पर अभी उतनी बर्फ टिक नहीं रही है, लेकिन लगातार यहां बर्फ गिर रही है। बर्फबारी के बाद तापमान में काफी गिरावट आई है और रात में तापमान माइनस में जा रहा है। अभी अगले 2 दिन मौसम ऐसे ही रहने की संभावना विभाग की तरफ से जताई गई है।
उत्तरकाशी में एक बार फिर से मौसम बदलने के साथ ही बर्फबारी भी हो रही है और गंगोत्री यमुनोत्री समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है। वहीं पर राड़ी टॉप में भी बर्फबारी देखने को मिली। मोखबा भी ताजा बर्फबारी के बाद चारों तरफ सफेद नजर आ रहा है। चक्राता में बीते 2 दिनों से जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद ट्रैकिंग रूट मोइला टॉप का नजारा स्वर्ग से कम नहीं है। बर्फबारी के बाद खूबसूरत बुग्याल में अब घास की जगह हर ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है मानो यहाँ बर्फ की चादर बिछ गई हो। इस मनमोहक नजारे को देखने के लिए लगातार पर्यटक मोइला टॉप पहुंच रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि नए साल के जश्न के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुंचेंगे। जो कि लोखंडी में पड़ता है और जो यहाँ के नज़ारे हैं बहुत ही मनमोहक है। मज़ा आ गया। 16 लोगों का हमारा ग्रुप है, अलग अलग जगह से लोग आए हैं। सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं चारों तरफ स्नो ही स्नो। और अब बात करते हैं नेपाल के हिमपात की। तो नेपाल भले ही भारत का मित्र राष्ट्र हो, लेकिन अब नेपाल बॉर्डर पर भारत के कामों को रोकने तक की बात हो रही है। और यही नहीं, बीते कुछ सालों में तो नेपाल का भारत विरोध कई मौके पर नजर आया। खास तौर पर उत्तराखंड के बॉर्डर इलाकों में नेपाल भारत विरोधी कारनामों को अंजाम देने से भी बाज नहीं आ रहा। एक दौर में भारत नेपाल के बीच भले ही रोटी बेटी के रिश्ते रहे हों, लेकिन आज हालात काफी बदल गए हैं। नेपाल ने भारत के गूंजी, नाबी और कुटी गांव को अपने नक्शे में तो शामिल किया ही है, साथ ही काला पानी पर भी दावा जताते रहा है। नेपाल का भारत विरोध बॉर्डर एरिया के विकास कार्यों में भी नजर आ रहा है। अब तो हालात ये हैं कि धारचूला में काली नदी पर बन रही सुरक्षा दीवार को लेकर नेपालियों ने लक्ष्मण रेखा को भी पार कर दिया है। बीते दिनों नेपाली नागरिकों ने भारत की पोकलैंड मशीन पर तो कब्जा ही किया, साथ ही ऑपरेटर को भी घंटों बंधक बनाए रखा। गिर गया था, मैंने बोला इसको इधर को, उसने प्यार से बुलाया, मैंने बोला दे ही देगा, फिर क्या वो करेगा। उसने उधर ही फिर खींच दिया मेरे को डायरेक्ट मशीन की चैन में आके, फिर उल्टी बदतमीजी है, गाली करने लग गए। मैंने बोला यार मेरी क्या गलती उसमें, मैं तो काम करने आया हूँ जैसे आप लोग वैसे मशीन, तो फिर ये बदतमीजी करने लग गए थे। 2013 में काली नदी ने भारत के साथ ही नेपाल के इलाकों में भी तबाही मचाई थी। बाद में धारचूला के इस इलाके में नेपाल ने तो अपनी सुरक्षा दीवार बना ली है, लेकिन जब से भारत ने सुरक्षा दीवार बनाने का काम शुरू किया है, तब से नेपालियों का तांडव अक्सर दिखाई देता है। कभी नेपाली नागरिक काम कर रहे भारतीयों पर पथराव करते नजर आते हैं, तो मशीनों पर कब्जा करने का दुस्साहस भी कर रहे हैं। ऐसे में दोनों मुल्कों के अधिकारियों को आए दिन दिक्कतों से दो चार होना पड़ता है। बीच बीच में इस प्रकार की स्थितियां जरूर आती हैं कि कुछ तत्वों के द्वारा इस प्रकार की चीज़ों को उठाया जाता है। वर्तमान में जो ये प्रकरण था, वहाँ के जो दारचूला जनपद है, वहाँ के जो प्रमुख जिला अधिकारी हैं, उनके साथ में यज्ञराज जोशी जी के साथ में इसको बात करके सुलझा लिया गया है। उत्तराखंड में नेपाल के साथ भारत का 275 किलोमीटर बॉर्डर है। इस बॉर्डर पर दोनों मुल्कों की साझा सांस्कृतिक विरासत है। बावजूद इसके नेपाल का भारत विरोध दोनों मुल्कों के रिश्ते में तल्खी ला रहा है। बीते कुछ सालों में नेपाल में भारत का विरोध राजनीतिक फैशन का रूप ले चुका है। ऐसे में कुछ राजनीतिक दल भारत विरोध के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने से भी बाज नहीं आ रहे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार को 92 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में निधन हो गया। शनिवार को उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। उनके निधन पर राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और गांधी परिवार ने श्रद्धांजलि दी। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह लंबे वक्त से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे थे। इससे पहले भी उन्हें कई बार स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
और पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मनमोहन सिंह के निधन को देश के लिए बहुत बड़ी क्षति बताया। पीएम मोदी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के एक अर्थशास्त्री के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज खटीमा में श्रद्धांजलि दी है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का कल रात निधन हो गया था। वो 92 साल के थे। सीएम धामी ने कहा, स्वर्गीय मनमोहन सिंह को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का निधन का समाचार सभी के लिए बहुत दुख भरा समाचार है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी पारिवारिक जनों को, उनके सभी चाहने वालों को इस दुख की घड़ी में भगवान शक्ति प्रदान करे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कांग्रेस ऑफिस में श्रद्धांजलि दी गई। नेता विपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के साथ सभी नेताओं ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को पुष्प अर्पित किए और उनके निधन को देश के कांग्रेस के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है। एक अपूर्णीय क्षति है और शायद इस क्षति को नहीं भरा जा सकता। देश का ऐसा व्यक्ति जिसने प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को बढ़ाने का किया। लोग प्रधानमंत्री बन के अपनी गरिमा बढ़ाते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह जी ऐसे थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनकी पद में बैठने से पद की गरिमा बढ़ी। वो जो बोलते थे वो करते थे। और 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड कर रहा है। नेशनल गेम्स की मशाल आज नैनीताल पहुंची। कल राज्य के मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी से मशाल को रवाना किया था। आज नैनीताल में खिलाड़ियों ने मशाल का जोरदार स्वागत किया और खेलों के प्रति इन खिलाड़ियों में जोश देखने को मिला है। अब ये तेजस्वी मशाल राज्य के 13 जिलों के कुल 99 स्थानों का सफर तय करेगी, जिसके बाद ये मशाल देहरादून पहुंचेगी। इसके बाद राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत होगी। वीडियो बना हमारी भी आनी चाहिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।